चुनाव सिर्फ जीतने हारने का खेल नहीं है। ये दरअसल डेटा इंजीनियरिंग है, गवर्नेंस के लिए, लोगों की बेहतर सेवा के लिए। आज हम जम्मू कश्मीर के एक विधानसभा क्षेत्र बनी के नतीजों की चीर-फाड़ करेंगे और समझेंगे कि ये आंकड़े हमें बेहतर शासन के बारे में क्या सिखा सकते हैं। तो आज की हमारी केस फाइल है बनी विधानसभा क्षेत्र। ये कठुआ जिले में आता है। देखिए, ये सिर्फ एक नक्शे पर एक जगह नहीं है, ये एक जीता जागता समुदाय है जिसकी अपनी उम्मीदें हैं, अपनी चुनौतियां हैं। हर आंकड़े के पीछे एक इंसान होता है, एक कहानी होती है। बनी में ये संख्या है 58,074। ये सिर्फ वोटर्स नहीं है, ये 58,074 उम्मीदें हैं, सपने हैं, आकांक्षाएं हैं। हमारा काम इन आवाजों को सुनना और समझना है। और यही सोच हमारे काम की बुनियाद है। हम राजनीति को सत्ता का खेल नहीं मानते। हमारे लिए ये सेवा का विज्ञान है, एक ऐसा सिस्टम जिसे लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया जा सकता है। तो चलिए इस केस फाइल को खोलते हैं। किसी भी अच्छी रणनीति की शुरुआत जमीनी हकीकत को समझने से होती है। आइए बनी के लोगों को और करीब से जानते हैं। 58,074 ये वो नंबर है जिस पे हमारा पूरा विश्लेषण टिका है। 2024 के चुनाव के लिए बनी में रजिस्टर्ड वोटर्स की कुल संख्या। अब जरा बन्नी के सामाजिक ताने बाने को समझिए। यहां की आबादी में 82% डोगरा हिंदू समुदाय है और 18% एक अहम गुज्जर मुस्लिम आबादी है। इस सामाजिक बनावट का मतलब है कि यहां के मुद्दे और प्राथमिकताएं भी मिलीजुली हैं। यहां एक बात गौर करने वाली है, वो है यहां की लोकतांत्रिक भागीदारी। 2014 में देखिए लगभग 79% और 2024 में भी 72% से ज्यादा वोटिंग हुई। ये दिखाता है कि बनी के वोटर कितने जागरूक और सक्रिय हैं, वो अपनी आवाज उठाते हैं। तो सवाल ये है कि उनकी आवाज किन मुद्दों पर उठ रही है, जमीन की नब्ज क्या कहती है। देखिए, समस्याएं रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हैं। बनी सरथल जैसी खराब सड़कें, स्थानीय रोजगार की भारी कमी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी जरूरी सेवाओं में कमी और बिजली पानी का कोई भरोसा नहीं। यही वो असली मुद्दे हैं जो वोट का रुख तय करते हैं। और ये हमें याद दिलाता है कि हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है और एक जिम्मेदार सार्वजनिक संवाद का फर्ज इन्हीं जरूरतों को पूरा करना है। और इन्हीं मुद्दों की जमीन पर 2024 का जनादेश आया। एक ऐसा नतीजा जो था तो बिल्कुल साफ, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ गया। आंकड़े सीधे सीधे बात करते हैं। एक निर्दलीय उम्मीदवार को 43.43% वोट मिले और वो जीत गए। वहीं बीजेपी 38.67% के साथ दूसरे नंबर पर रही। ये एक बड़ा उलटफेर था। हार का अंतर महज 2048 वोटों का। ये संख्या शायद सुनने में छोटी लगे, लेकिन चुनावी राजनीति में ये एक बहुत बड़ी खाई होती है। ये हमें बताती है कि मुकाबला कितना नजदीकी था और आगे की लड़ाई कितनी मुश्किल है। तो अब हमारी पड़ताल का अगला पड़ाव शुरू होता है। सिर्फ ये जानना कि क्या हुआ काफी नहीं है, हमें ये समझना होगा कि क्यों हुआ। और इसके लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा, यानी पिछले चुनावों के आंकड़ों को देखना होगा। अगर हम बनुनी में बीजेपी के सफर को देखें, 1996 में 15% वोट से शुरू करके पार्टी ने लगातार बढ़त बनाई। 2008 और 2014 में जीत भी हासिल की और अपना वोट शेयर 39% तक ले गई। ये एक लगातार ऊपर जाता हुआ ग्राफ है। इसलिए 2024 की हार और भी हैरान करती है, क्योंकि पार्टी का वोट शेयर तो लगभग उतना ही रहा। तो फिर बदला क्या? समीकरण में क्या फर्क आया? देखिए, 2014 में 39% वोट शेयर जीत के लिए काफी था, क्योंकि विपक्ष यानी नेशनल कांग्रेस और कांग्रेस आपस में बटा हुआ था। लेकिन 2024 में लगभग उतना ही वोट शेयर हार गया। क्यों? क्योंकि इस बार विपक्ष एक मजबूत बागी उम्मीदवार के पीछे एक हो गया। राजनीति की भाषा में इसे कहते हैं वोट स्प्लिटिंग। ये तब होता है जब एक ही तरह की सोच वाले वोट 2 या 2 से ज्यादा उम्मीदवारों में बढ़ जाते हैं। इसका सीधा फायदा सामने वाले को मिलता है। बनी में ठीक यही हुआ। बीजेपी के ही एक बागी ने वोट काट दिए और नतीजा हार के रूप में सामने आया। मतलब ये हार समर्थन की कमी से नहीं, बल्कि अंदरूनी समीकरण बिगड़ने से हुई। तो अब जब बीमारी पता चल गई है, तो इलाज की बात करते हैं। यहां से हम 2029 में वापसी के लिए एक व्यवस्थित और ठोस रणनीति, एक ब्लूप्रिंट पेश करेंगे। इस रणनीति का पहला स्तंभ है चेहरा, यानी हमारा अपना संगठन। इसका मकसद है भरोसे को फिर से बनाना और पार्टी के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं में एक नया जोश भरना। दूसरा स्तंभ है प्रतिद्वंदी को समझना।
अब ये मानना होगा कि असली मुकाबला पुरानी पार्टियों से नहीं बल्कि उस लोकप्रिय निर्दलीय बागी उम्मीदवार से है। रणनीति का फोकस उनकी अपील को बेअसर करने पर होना चाहिए। तीसरा स्तंभ है जमीन, यानी असल मुद्दे। पूरे अभियान को वापस लोगों की बुनियादी शिकायतों पर लाना होगा, जैसे सड़क, रोजगार, और ये दिखाना होगा कि आपके पास इन समस्याओं का ठोस समाधान है। और चौथा और आखिरी स्तंभ है नब्ज, यानी वोटर की नब्ज को पकड़ना। इसका मतलब है कि हर इलाके की संस्कृति का सम्मान करते हुए उनकी अलग अलग जरूरतों के हिसाब से बात करनी होगी। एक ही समाधान सबके लिए काम नहीं करेगा। इस बड़ी रणनीति को जमीन पर उतारने के लिए एक 90 दिन का एक्शन प्लान है। 90 दिन पहले टीम को एक साथ लाएं, उसे मजबूत करें। 75 दिन पहले लोगों के मुद्दों पर अभियान शुरू करें। 60 दिन पहले पब्लिक मीटिंग्स बढ़ाएं, सीधा संवाद करें। 30 दिन पहले मीडिया के जरिए अपनी बात हर घर तक पहुंचाएं। और आखिरी 9 दिनों में हर वोटर को घर से निकालकर बूथ तक लाने पर फोकस करें। हर कदम का एक साफ मकसद है। अब हम अपनी बात को समेटते हैं। ये पूरा ब्लूप्रिंट सिर्फ चुनाव जीतने का तरीका नहीं है, ये उस बड़ी सोच के बारे में है कि आखिर राजनीति का मकसद क्या है। और इस पूरी प्रक्रिया में हमें भारत की डीपीडीपी फ्रेमवर्क के तहत लोगों की प्राइवेसी और सहमति का पूरा सम्मान करना है। यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी नागरिक के डेटा का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ उनकी भलाई के लिए ही हो। ये हमें एक बहुत बुनियादी सवाल पर लाता है। एक जनादेश यानी जनता का भरोसा आखिर कमाया कैसे जाता है? क्या ये सिर्फ एक दिन की वोटिंग का नतीजा है? नहीं, जनादेश चुनाव के दिन जीता नहीं जाता, उसे हर दिन बनाया जाता है, विकास के ठोस कामों से और लोगों के विश्वास से। आगे बढ़ने का रास्ता सिर्फ एक है, एक व्यवस्थित तरीके से काम करना और लोगों के भरोसे को बनाना। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 08042041602. Purpose Beyond Politics.